वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। मित्रों, दिग्विजय देश की आवाज़ वॉइस फॉर वॉइसलेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूँ न्यू दिल्ली में और मेरे साथ हैं अजमेर डेयरी के चेयरमैन श्री रामचंद्र चौधरी जी, जो कि इंडियन डेयरी एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव कमेटी के माननीय सदस्य भी हैं। आज ये राहुल गांधी जी के आह्वान पर अपने दल बल के साथ अजमेर से, राजस्थान से, पूरे देश से वैसे लोग आए हैं, ये भी यहाँ पधारे हुए हैं। आइए आज रैली में क्या हुआ और कांग्रेस की जो स्थिति है आज की, उसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, आज की रैली का क्या उद्देश्य था? आज की रैली का उद्देश्य ये था, भारतवर्ष में जो एक पूरे देश में भय का माहौल बना हुआ है जी, और बेरोजगारी चरम सीमा पे है जी, आपके महंगाई भी चरम सीमा पे है जी, ये जो है भ्रष्टाचार भी केंद्रीय सरकार में बहुत ही अधिक मात्रा में है। जी, इसलिए आम जनता इससे पीड़ित है, ग्रसित है, दुखी है। जी, इसलिए कांग्रेस पार्टी का धर्म बनता है। कांग्रेस पार्टी हमेशा 100 साल से ही रहा, गरीबों की आवाज़ हमेशा कांग्रेस पार्टी ने उठाई है। देश के हित में कांग्रेस पार्टी ने संघर्ष किया है। जी, आज़ादी के लिए भी कांग्रेस ने जो है बहुत स्वतंत्रता सेनानियों ने कुर्बानियाँ दी है। जी, आज भी जो ये स्थिति बनी हुई है कि पूरा प्रेस और मीडिया भी जो है कुछ चंद सेठों के इशारे पर चल रहा है जी, और सही बात हकीकत ना तो प्रिंट मीडिया ला रहा है, ना जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ला रहा है। जी, ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी ने, राहुल जी का इशारा था, कांग्रेस पार्टी का ये आज प्रोग्राम था कि पूरे देश के कांग्रेस जन, हर गांव ढाणी के लोग आवे और अपने जो है बड़े नेता, शीर्ष नेताओं के भाषण को सुने, देश की हालात के बारे में वो जानकारी उनको मिले, वापस जाएंगे, वो गांव में इसका प्रचार प्रसार करेंगे। जी, और राहुल जी का जो भारत जोड़ो कार्यक्रम 7 सितंबर से शुरू हो रहा है त्रिवेंद्रम, उसके बारे में भी कुछ भूमिका बताई गई। जी, वो कार्यक्रम भी काफ़ी महीनों तक चलेगा। तो उस समय जो ये दायित्व दिया सबको कि जिस राज्य में जाए, जिस जिले में से गुजरे, जिस ब्लॉक में से गुजरे, वहाँ कांग्रेस जन जोर शोर से जो है स्वागत करे, कार्यक्रमों में भाग ले और कांग्रेस पार्टी का हौसला अफजाई करे, कांग्रेस पार्टी को और मजबूती और स्ट्रेंथ दे। आज की आवश्यकता है। सर, बीजेपी पार्टी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, ये सब कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, जबकि आज़ादी की लड़ाई में और बाद में भी उनकी अच्छी भूमिका रही, देश के फाउंडेशन में उनकी भूमिका रही। आपको लगता है कि ये संभव है? ना, ये लगता मुझे बीजेपी के और प्रधानमंत्री जी के जो मुंगेरी लाल वाले हसीन सपने देख रहे हैं, ये होने वाला नहीं है। आने वाले 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होंगे, उसमें कांग्रेस समर्थित सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, विपक्ष भी पूरा समर्थन देगा और आने वाले टाइम में राहुल गांधी इस देश का प्रधानमंत्री होगा। मोदी जी का ये आखिरी चांस है, इसलिए वो हड़बड़ाहट में जो है अभी क्या कभी काफ़ी टाइम तो ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जिनका उनको भी पूरा ध्यान नहीं कि मुझे ये स्टेटमेंट देने चाहिए, नहीं देना चाहिए। चाइना उनसे आज तक काबू में नहीं है। चाइना के प्रधानमंत्री के साथ इन्होंने झूला अहमदाबाद में जी, और इतना ही नहीं, पाकिस्तान रोज आंख दिखा रहा है, जी, चाइना काबू में नहीं आ रहा है। जी, और देश की अर्थव्यवस्था, मुझे डर है यदि इन लोगों के पास 2 साल में ये संभले नहीं और ये जो जागरूक नहीं हुए, तो श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरह भारत की अर्थव्यवस्था हो सकती है। जी, ये मनमोहन सिंह, इनको नहीं आता तो मनमोहन सिंह जी से सलाह लेनी चाहिए, चिदम्बरम जी से सलाह लेनी चाहिए। इनके पास एक भी कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है जो पूरे देश को चला सके। केवल 2, 4, 5 बड़े जो सेठ हैं, वो औद्योगिक घराने उनके कब्जे में, चाहे अडानी हो चाहे अंबानी हो, और भी है तो 15-20 के जो है इशारे पे और उनके गाइडेंस से चल रहे हैं और देश बहुत खतरनाक स्थिति में जा रहा है। देश में जो है
पूरे देश में भय का वातावरण बना हुआ है, पूरे देश में अराजकता वाली स्थिति है, लोग अभी खुल के बोल नहीं रहे हैं। आने वाले मतलब चुनाव में ये कांग्रेस को मुक्त कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये मोदी मुक्त हो जाएगा और मोदी के साथियों के मुक्त हो जाएगा ये देश। और ये जो है जिस प्रकार देश को ट्विस्ट कर रहे हैं वो उससे भारतवर्ष के लोग आने वाले नहीं, आने वाले चुनाव में इनका हालत ख़राब होनी है। हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी ने कितना त्याग तपस्या और बलिदान करके 65 साल के संघर्ष के बाद में देश को आज़ादी दिलाई है। नेहरू खानदान की ये विरोध करने के सिवा इनके पास कोई काम नहीं, डरते हैं, घबराते हैं नेहरू जी के नाम से, नेहरू गांधी परिवार के नाम से। जिन नेहरू जी ने 13 साल देश की जेलों में बिताए देश की आज़ादी के लिए, और उनकी बेटी इंदिरा जी ने जो अपने प्राण न्यौछावर किए देश की एकता और अखंडता के लिए, वरना उस समय पंजाब अलग हो रहा था। इसी प्रकार श्रीलंका और तमिलनाडु मिलकर के लिट्टे अलग बन रहा था प्रदेश, उसको भी राजीव जी ने अपने प्राणों की आहुति देकर बचाया। श्रीलंका में फौज भेज कर उसको अंकुश किया आंदोलन पे। तो जिस परिवार और ख़ानदान से 3-3 आदमी की कुर्बानियाँ हो, और सोनिया जी की भी मैं कुर्बानी मानता हूँ कि सोनिया जी की है कि इनको प्रधानमंत्री बना रहे थे। बहुमत आया 2004 में, जब बहुमत आया तो इनको जो है कहा कि आपको प्रधानमंत्री बनाते हैं। इन्होंने पार्लियामेंट में जो संसद का जॉइंट सेशन था, कांग्रेस पार्टी के दोनों सदन के लोग वहाँ एक साथ बैठे थे, कांग्रेस संसदीय दल की बैठक थी, हम दर्शक दीर्घा में ऊपर से देख रहे थे। इनको प्रधानमंत्री की ऑफर दी, इन्होंने खड़े होकर कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगी और मुझे एक दिन का समय दो। रात भर सोचा, दूसरे दिन इन्होंने कि मैं नाम बताऊंगी, फिर दूसरे दिन आके इन्होंने डिक्लेयर किया कि हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी होंगे। ये त्याग क्या कम है क्या? लोग तो वार्ड मेंबर, जिला परिषद में जिला परिषद का मेंबर हो, नगर निगम का आपके मेंबर हो, पार्षद हो, उस पद को ही नहीं छोड़ते हैं। इन्होंने इतना बड़ा त्याग किया है। और पिछले 30 सालों से नेहरू परिवार का, गांधी परिवार का व्यक्ति कोई भी ना तो प्राइम मिनिस्टर रहा, न किसी मंत्री के पद पे रहा, फिर भी ये डरे हुए हैं गांधी परिवार, गांधी परिवार। बीजेपी में क्या अमित शाह जी का बेटा नहीं है राजनीति में, और राजनाथ सिंह जी का बेटा नहीं है राजनीति में? तो बीजेपी में भी भरमार है वंशवाद की। वसुंधरा जी है, उनका बेटा एमपी है। तो ये सब जगह चलता है। केवल ये डरे हुए हैं राहुल गांधी से। राहुल गांधी ने साफ कहा है कि मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं झुकने वाला नहीं हूँ, और मैं समर्पण करने वाला नहीं हूँ। मोदी जी, आपसे जो हो सकता मेरे खिलाफ करो। अभी तो 55 घंटे ही मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया आपने, 55 घंटे बुलाया। यदि चाहो तो मुझे 500 घंटे भी बुला सकते हो, मैं डरने वाला नहीं हूँ। 5 साल तक भी जांचें कर सकते हो, मुझे डरने वाला नहीं। और इनकी शर्मनाक बात तो ये रही, बीजेपी को थोड़ा भी रहम नहीं है, दया नहीं है। इतने निष्ठुर आदमी, सोनिया जी जैसे 75 साल से ज़्यादा उम्र की औरत है, उसको बुला करके आप जो है वहाँ उसका इंटरव्यू ले रहे हो। ईडी वाले बुला के उससे जो है सवाल जवाब कर रहे हैं 10-10 घंटे, 11-11 घंटे। जबकि भारतीय सिविल कोड ये कहता है कि 75 साल से यदि ज़्यादा उम्र का व्यक्ति हो, ये तो महिला है पर पुरुष हो, तब भी आप उसके घर जाके उससे क्वेरी करोगे, उसे आपके ऑफिस में नहीं बुलाओगे। और देखा इन्होंने मान गलती की है कि राहुल जी को बुलाया इंटरव्यू इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, सोनिया को बुलाया। पूरे देश की कांग्रेस एकदम खड़ी होगी, जैसे 77 में इंदिरा गांधी जी को जेल में ले गए थे नहीं, और कांग्रेस में जान है 2 साल बाद में वापस कांग्रेस खड़ी हो गई थी। एक बात मैं यार अंत में यही कहूँगा, जब जब कांग्रेस में डिवीज़न होगा, चाहे 1967 में डिवीज़न हुआ, 69 में डिवीज़न हुआ, तो कांग्रेस और ताकतवर होकर के आई। 77 में डिवीज़न हुआ तो 80 में वापस कांग्रेस पावरफुल होकर आई। 89 में कांग्रेस में डिवीज़न हुआ तो फिर कांग्रेस बहुत मजबूती से आई। 2003-4 में भी कुछ लोग इधर उधर हुए तो 4 में सरकार सत्ता में आ गई कांग्रेस की। तो मैं कह रहा हूँ ये डिवीज़न हुआ अच्छा है। जो लोग केवल पद के लिए बैठे हुए हैं, 42 साल तक गुलाम नबी जी पोस्ट के लिए बैठे रहे, पद मिला रहा तो 42 साल तक कांग्रेस अच्छी, सोनिया और गांधी परिवार अच्छा लगा, और 6 महीने उनको राज्यसभा में नहीं रखा तो कांग्रेस बुरी होगी। तो कुछ अवसरवादी लोग, लालची लोग जो छोड़ के जा रहे हैं कांग्रेस को, तो बहुत
गलत है। चेयरमैन साहब ये बताइए, कांग्रेस के अंदर जो लोग हैं, मनीष तिवारी हैं या शशि थरूर जी हैं, तो ये सब अब इनकी प्रक्रिया पे बातचीत उठा रहे हैं, इसको आप क्या कहेंगे? नहीं, कोई नहीं। कांग्रेस में 1905 से लेके महात्मा गांधी जी और बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक एक ग्रुप हुआ करते थे। बाद में जाकर वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी का ग्रुप बना आमने सामने। फिर इसके बाद में जो है देसाई जी और इंदिरा जी का ग्रुप बना, देसाई जी और मोरारजी भाई देसाई और उनका ग्रुप बना। ये तो कांग्रेस में एक परिवार है, ये चलता रहता है। जो इतना बड़ा संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा गाँव में फैला हुआ संगठन है, देश में फैला हुआ संगठन है, तो छोटे मोटे मतभेद होते रहते हैं, पर मतभेद का मतलब है मनभेद नहीं होना चाहिए। जब भी मनभेद हुआ तो वो लोग छोड़ के चले गए, जैसे विजय राजे सिंधिया, ये ज्योतिराजे सिंधिया चला गया, ये चले गए, जितेंद्र सिंह यूपी में चला गया, तो टॉम बड़क्कन चले गए। कांग्रेस नहीं, कांग्रेस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत समुद्र की तरह अथा पार्टी है, अथा मेंबर है। कुछ चले जाते हैं तो बाद में पछताते हैं, वही लौट के वापस उनको कांग्रेस में ही आना पड़ता है। और ये भी लग रहा है कि ये भी गए पर वापस इनको आने और कोई रास्ता नहीं। कई लोग कहते हैं कि भाई राहुल गांधी में मैच्योरिटी नहीं आई, इसको आप क्या कहेंगे? आज की भाषण आपने सुना होगा, राहुल गांधी ने 6 महीने पहले जब कोरोना आया तो 6 महीने पहले देश की जनता को और प्रधानमंत्री को सचेत किया था कि चाइना में बीमारी आ गई है और ये अपने खतरनाक स्थिति हो सकती है। तो यदि मैच्योरिटी नहीं होती, उसकी विज़न नहीं होता, तो आगे ही कैसे बताता। राहुल गांधी ने नोटबंदी को भी कहा ये देश के हित में नहीं, इकोनॉमी डूबेगी। राहुल गांधी ने जीएसटी पे भी प्रधानमंत्री को मतलब सचेत किया कि इससे देश की इकोनॉमी डूबेगी। आज वही कारण है कि देश की इकोनॉमी 40 साल में सबसे खराब स्थिति में चल रही है। तो ये बताइए कि कांग्रेस रिवाइव कैसे होगी? ये तो ठीक है। कांग्रेस तो अब रिवाइव, जिस दिन इन्होंने राहुल को बुला के इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था उसमें ईडी के समक्ष, उस दिन से कांग्रेस खड़ी होगी पैरों में। 77 में इंदिरा जी को किया था, जेल ले जाने की कोशिश की। यदि राहुल को और सोनिया जी को जो जेल में डाल देते तो पूरे देश में बवाल मच जाता, कांग्रेस का तूफान खड़ा हो जाता। पर तो अभी भी जो है ये सम्मेलन हो रहा है, ये आज 2-2.5 लाख के करीब लोग आए हैं। वो इस बात को दर्शाते हैं कि हिंदुस्तान के हर कोने के लोग थे, बीजेपी की तरह नहीं थे, केवल बीजेपी के शासित राज्यों के लोग थे, यहाँ तो सब देशों के लोग। एक आखिरी प्रश्न राजस्थान से कि आपके मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी अभी भी लोकप्रिय हैं या उनके लिए भी बातें शुरू हो गई हैं? नहीं, अशोक गहलोत का तो कोई सब्स्टिट्यूट ना तो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के पास है, ना हिंदुस्तान में भी है। वो आपने देखा होगा जब राहुल जी का और सोनिया जी के जो इंट्रोगेशन के लिए बुला रहे थे, उस समय पूरे देश में कितनी बढ़िया लीडरशिप ली उन्होंने। पूरे देश के आंदोलन को, कांग्रेसमैन को मतलब लीडरशिप दी अशोक गहलोत जी ने, और पूरा रास्ते बताए कि हमको ये करना, सारी विजन रणनीति सारे जो है कार्यक्रम तय अशोक जी के तय किए हुए थे। और बीजेपी वालों ने धन बल और सत्ता बल के आधार पर कर्नाटक में सरकार गिराई। उन्होंने गुजरात में पहले सरकार बनाई, धन बल से बनाई, गोवा में बनाई, मणिपुर में बनाई, और आप जो देख रहे हैं कि काफ़ी जगह इन्होंने पूरा प्रयास किया था। यहाँ अशोक गहलोत जी के सामने उनको, अशोक जी ने इनको चित कर दिया कि राजस्थान की सरकार नहीं गिरा पाए। इसलिए जो है बीजेपी को राहुल जी के बाद में दूसरा बड़ा डर है तो अशोक गहलोत का डर है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि लोग ये कह रहे हैं कि ये जो यात्रा जोड़ो है, इसमें यानी 2024 के लिए अभी तक विपक्ष जो है ना संगठित है नहीं, आपको लगता है कि हो जाएगा? वो तो किनारे आ गया संगठन के पास, तो कि हमें कोई ठोर नहीं, तुम्हें कोई और नहीं, ये थ्योरी है ना, वही है। विपक्ष को मानते हैं कि कांग्रेस ही देश की सबसे बड़ी पार्टी है और इसके साथ जुड़ने से, समर्थन देने से ही हम विपक्ष मजबूत होगा, सत्ता में आएगा 2024 में। आपने बिहार का देख लिया, बिहार में क्या हुआ, इन्होंने महाराष्ट्र में धन बल से सरकार बदली थी, तो उसका नेले पे देला जो है कांग्रेस, सोनिया जी ने और नीतीश ने मिलकर इनको वापस नेले पे देला दिया, और वहाँ सरकार जो है इनकी बीजेपी की चारों खाने चित हो गई।
तो ऐसे ही जो है आपका नीतीश जी और आपकी ये जो है बंगाल वाली ममता बनर्जी है, फिर इधर जो है आपके झारखंड वाले हैं, हेमंत सोरेन, वो हाँ सोरेन ग्रुप है, फिर तेलंगाना वाला ग्रुप है, तमिलनाडु में जो है आपका स्टालिन वाला ग्रुप है। कॉमरेड चाहे बंगाल में हो चाहे कलकत्ता में शासन में हो, परंतु कॉमरेड भी जो है कांग्रेस का साथ देने के लिए तैयार हैं। उधर शरद पवार जी कहते हैं कि कांग्रेस के सिवाय हमारे पास कोई मजबूत विकल्प नहीं है। तो जब इतने बड़े स्टॉलवर्ड ये बोल रहे हैं तो देश में तो एक हो रहा है, मोदी जी को शायद अभी एहसास नहीं हो रहा है, अपन 6 महीने साल भर में जब भारत जोड़ो यात्रा जब निकलेगी, जिस स्टेट से गुजरेगी वहाँ की पार्टियाँ अपने आप कांग्रेस के साथ, राहुल के साथ जुड़ती जाएगी और सारा विपक्ष एक हो जाएगा। आखिरी 2 प्रश्न। एक तो ये कि जब तक वो व्यक्ति कांग्रेस में रहता है तब तक तो वो भ्रष्टाचारी है, और जैसे ही वो बीजेपी में जाता है उसका सब भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है। ये बीजेपी का और मोदी जी के कथनी और करनी का अंतर है जी। और ये इसका दोहरा चरित्र बीजेपी का जग जाहिर हो रहा है कि जो तुम्हारी पार्टी में आ जाए तो वो बढ़िया, उसके ईडी, सीडी, ईआईडी और क्या आपके इनकम टैक्स, आईबी, सीबीआई किसी के छापे नहीं पड़ेंगे, दूध का धुला हो जाता है। और विपक्ष में रह के कोई विरोध करता है तो उसके घर पे पहुंचा देते हैं। हिमाचल वाले जो है सीएम के घर पे बेटी की शादी हो रही, वहाँ पे छापे पटके इन्होंने। महाराष्ट्र में जो है उनके लोगों के जो खिलाफ थे उनके छापे पटके। कर्नाटक में आपका वो येदुरप्पा नहीं सॉरी शिवराज जी थे, शिवराज जी के छापे पटके। अशोक गहलोत जी के भाई के छापे पटके। कांग्रेस के राजस्थान में जो स्टॉल लीडर थे प्रताप सिंह खाचरेवास जी और दूसरे, उनके भी मतलब छापे पटके। तो देश में आप सही कह रहे हैं कि जो विपक्ष में रहकर कोई विरोध करता है तो वो जो है चोर है, भ्रष्ट है और देशद्रोही है, और इनकी पार्टी में आ जाए तो सब अच्छा है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ सारे आगे सब जांचा खत्म। ये बताइए कि कांग्रेस रोजगार की बात तो कर नहीं रही है। कौन कह रहा नहीं कर रहा, आज पूरे रोजगार पे जबरदस्त था। बेरोजगार महंगाई, देश में हाँ बेरोजगारी, 40 साल कहाँ में चर्चा हो रही है इसकी? 40 साल मतलब हिंदुस्तान में कांग्रेस ने 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया 10 साल में, 2 साल। और इन्होंने वापस जो है 23 करोड़ लोगों को वापस गरीबी से नीचे धकेल दिया इनके 7 साल। तो फिर ये रोज़गार कांग्रेस नहीं सर्जित करती तो कौन करती? इस देश में अंग्रेज जब गए थे या कोई रोज़गार कुछ नहीं था, तो नेहरू जी का विज़न था, इंदिरा जी का विज़न था, राजीव जी का विज़न था। ये राजीव जी का विज़न ही तो था कि भाई आपका जब कंप्यूटर और मतलब डिजिटलाइजेशन, संचार क्रांति राजीव जी लाए, जो आज दुनिया में सबसे ज़्यादा आईटी के पर्सनल्स है तो हिंदुस्तान में है। उनको रोज़गार किसने दिया? कांग्रेस ने। इन्होंने क्या दिया 7 साल में? इन लोगों ने क्या मतलब उन लोगों के लिए किया? थैंक यू। मित्रों, ये हैं चेयरमैन श्री रामचंद्र चौधरी जी, जो 32 वर्षों से डेयरी, अजमेर डेयरी के साथ अध्यक्ष के रूप में जुड़े हुए हैं। और बहुत छोटे लेवल पे थी डेयरी, उससे इन्होंने कई हज़ार करोड़ की डेयरी बनाई और बहुत सारी ग्रामीण महिलाओं को, किसानों को इन्होंने काम दिया, रोज़गार दिया। और आज वो एक नॉर्थ इंडिया की काफ़ी मशहूर और सशक्त और पावरफुल डेयरी है। और ये आपने इनके विचार सुने। अशोक गहलोत जी के रूप में एक नई लीडरशिप की बात करते हैं ये। राहुल गांधी का भी ये कहते हैं कि पुनर्जन्म जैसा हो गया राजनीति में, जब से इन्होंने जनता की उपेक्षा शुरू की है, तब तक वो धीरे धीरे फॉर्म में आते जा रहे हैं। और सारे विचार आपने इनके सुने। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए कैमरामैन सुनील गौतम के साथ मधु श्रीवास्तव का नमस्कार। चौधरी साहब नमस्कार।